हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब भाई। देखो रिसेंटली एक पॉइंट बहुत न्यूज़ में है दैट कि आपके जो एमपी हैं राघव चड्ढा जी, उन्होंने पार्टी को शिफ्ट कर लिया है। तो इसके पीछे ना इंस्टाग्राम के अंदर रील्स पे रील्स, कंटेंट पे कंटेंट आए जा रहे हैं। द मेन एजेंडा फॉर दिस कि हमें उस बात को पढ़ना है जिससे हमारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। सो आई मेड 3 पेज ऑफ पीडीएफ, जिसके अंदर हम इस पूरे टॉपिक को इस तरीके से कवर अप करेंगे विद इन 5 मिनट्स, so that any question is coming from this anti defection, any amendment related to this, you can easily solve in your exam। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखते हैं व्हाट इज एंटी डिफेक्शन। तो मोटे मोटे टर्म पे मैं इतना कहूं कि जब कोई एक इंसान अपनी पॉलिटिकल पार्टी को विलिंगली छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, उसी को हम एंटी डिफेक्शन कह सकते हैं। अब ये जो पूरा पैरामीटर है, ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक अच्छी चीज मानी जा सकती है। क्यों अच्छी मानी जा सकती है? इन केस किसी एमपी को लगता है कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी सही से काम नहीं करी जिसके साथ मैं काफी टाइम से एसोसिएटेड हूं, अब मुझे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है, तो ऐसा कर सकता है। बट ड्यू टू दिस इट हैज बीन यूज्ड एज एन लूप होल टू डिमोलिश अ स्टेबल पॉलिटिकल पार्टी। एक स्टेबल पॉलिटिकल पार्टी को डिमोलिश करने के लिए इसको एज एन टूल की तरह बहुत ज्यादा यूज किया गया 1980s के टाइम पे। एक बहुत फेमस कोटेशन उस समय पॉपअप हुई, दैट इज कॉल्ड आयाराम और गयाराम। अब इसी के साथ इसका एसोसिएशन है। बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इन आवर यूपीएससी सीएससी और एनी एग्जाम विच इज यू आर गिविंग इन अपकमिंग ईयर्स। फॉर इंस्टेंस, हम एंटी डिफेक्शन की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड एंटी डिफेक्शन वाज नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हमने 52nd अमेंडमेंट 1985 के अंदर अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन को में ऐड किया। दूसरी चीज याद रखना, इट इज इंसर्टेड इन द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जनरल टर्म पे कोई पूछेगा कि एंटी डिफेक्शन क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है? यस, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओरिजिनली इट वाज नॉट देयर, इट वाज लेटरली एडेड बाय द 52nd अमेंडमेंट इन 1985। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इट एम टू स्टॉप पॉलिटिकल डिफेक्शन फॉर अ पर्सनल गेन। कोई इंसान अगर अपनी पर्सनल गेन के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, उसको रोकने के लिए हमने इस पर्टिकुलर चीज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल के अंदर इंसर्ट किया था। नेक्स्ट पार्ट, इट अप्लाइज बोथ टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट असेंबली। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया। एग्जामिनर कैन फ्रेम द क्वेश्चन दैट एंटी डिफेक्शन इज ओनली अप्लाइज टू द पार्लियामेंट, तो गलत हो जाएगा। एंटी डिफेक्शन अप्लाइज टू बोथ पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर और द स्टेट असेंबली। अब जो हमारा 10th शेड्यूल है, उसके अंदर चाहे कोई एमपी हो या कोई एमएलए या फिर एमएलसी हो, इनको हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अगर वो अपने पर्सनल गेन के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉलेंटरी रिजाइनेशन। अब देखो क्या है, अगर कोई इंसान वॉलेंटरली अपनी पॉलिटिकल पार्टी से गिव अप कर दे, ठीक है, और किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले। सपोज करो एक कैंडिडेट है, वो कांग्रेस पार्टी से इलेक्टेड था, बट वो वॉलेंटरली उसको लीव करके बीजेपी को अगर ज्वाइन कर लेता है, तो इन दिस इंस्टेंस अगर वो अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए चेंज कर रहा है पार्टीज को, सो दिस पर्सन कैन बी डिस्क्वालीफाइड एज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए और एमएलसी। सेकंड पॉइंट, डिफाइंग द विप। अब जो ये विप वाला वर्ड है, दिस इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल में वैसे कुछ खास नहीं, बट पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, जैसे हमारे स्कूल में मॉनिटर्स होते हैं, दे मॉनिटर ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास। सिमिलरली पार्लियामेंट के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने विप अपॉइंट करती हैं। इन विप्स का काम होता है ये देखना कि कोई इंसान हमारी पॉलिटिकल पार्टी के अकॉर्डिंग वोट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो उस कंडीशन में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना कोई एजेंडा दिया है, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा है कि हम इस तरह के बिल को लेके आ रहे हैं, और उसी पार्टी के किसी एमपी ने उस बिल पे अब्सटेन कर दिया, वोट ही नहीं कर रहा है, इसका नो कर दे रहा है, इसका मतलब ही इज वर्किंग अगेंस्ट द एजेंडा ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इन दैट सिचुएशन दैट पर्सन कैन बी डिस्क्वालीफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट मेंबर। Imagine a situation where I become a member of parliament, but I am not a part of Congress, neither BJP, ठीक है, बट मैं जब इलेक्ट हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता हूं। क्या लिखा हुआ है, एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर बीइंग इलेक्टेड। तो अगर मैं एमपी बन गया बिना किसी पार्टी के, yet I have joined any political party, then I can be disqualified अगर मैं within 6 months switch कर लेता हूं। नेक्स्ट, nominated member। A nominated member join a political party after 6 months from the date, ठीक है, from the date they took their seat। अगर किसी इंसान को नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा के अंदर, there are 12 members who are nominated in the राज्यसभा by the president of India।
अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है वो अपनी नॉमिनेशन डेट से 6 महीने के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर ज्वाइन कर लेता है, इट शोज इट्स पर्सनल ग्रोथ एंड दैट्स व्हाई दैट पर्सन कैन बी डिस्क्वालिफाइड। अब सवाल ये है कि इन चारों ग्राउंड्स पे हम किसी एमपी को अगर डिस्क्वालीफाई करते हैं, देन हु इज द पर्सन टू डिस्क्वालीफाई दैट पर्टिकुलर एमपी? क्या ये चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है, क्या ये लोकसभा स्पीकर करते हैं, क्या ये लीडर ऑफ द हाउस करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया? अब इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सो नेक्स्ट स्लाइड इज टेलिंग समथिंग इंपॉर्टेंट। देखो, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा पीडीएफ में इशू है, बट नो इशू, हम ऐसे देख लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं कि अगर हम नॉर्मल टर्म पे इस चीज को समझने की कोशिश करें तो एक लाइन कहता है कि कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। अगर 2/3 मेंबर्स, इफ देयर आर 2/3 मेंबर दे आर ज्वाइनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, मैं यहां पे एक कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर किसी एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाके मर्ज करते हैं, सो दे विल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड। पहले इस बात को याद रखेंगे, तो ये याद रखना। अच्छा, अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, लोकसभा का स्पीकर हो गया, राज्यसभा का चेयरमैन हो गया, दे एक्चुअली डिसाइड कि किसी इंसान को हम एंटी डिफेक्शन पर डिस्क्वालीफाई करें या फिर ना करें। अब स्टार्टिंग में जब इस प्रोविजन को ऐड किया गया था, सो लोकसभा स्पीकर एंड चेयरमैन डिसीजन वाज प्राइमरली एकदम लास्ट था, उस पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं बैठ सकती थी। बट लेटरली देयर वाज अ केस, इन दैट केस बेसिकली इन 1992 देयर इज कि हो तो होलन केस, इस पर्टिकुलर केस का सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया है कि सुप्रीम लोकसभा स्पीकर एंड चेयरमैन और राज्यसभा ये एक ट्रिब्यूनल की तरह काम करते हैं, सो देयर डिसीजन कुड बी अंडर द जुडिशियल रिव्यू बाय द हाई कोर्ट्स आल्सो, बाय द सुप्रीम कोर्ट आल्सो। अब यहां पे सेग्रीगेट क्वेश्चन क्या बन सकता है, कैन अ पर्सन बी डिस्क्वालिफाइड ऑन एंटी डिफेक्शन? यस, दैट पर्सन कुड बी। डिसाइड कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर इफ इट इज फ्रॉम द लोकसभा, राज्यसभा स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन अगर पर्सन राज्यसभा से है। स्पीकर्स के जो डिसीजन है उनको जुडिशियल रिव्यू के अंदर पहले रखा नहीं गया था, बट बाद में इसको रखा गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इससे एसोसिएटेड है, 91st अमेंडमेंट ऑफ 2003। इस अमेंडमेंट ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात ऐड करी इसके अंदर। स्टार्टिंग में प्रोविजन ये था कि हम 1/3 मेंबर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते तो हम मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, बट इन 2003 दिस 1/3 वाज रिप्लेस्ड बाय द प्रोविजन ऑफ 2/3। ठीक, अब ये 2/3 वाली बात आपको याद रखनी रहेगी। बाकी 91st अमेंडमेंट ने बहुत चीजें करी थी। 91st अमेंडमेंट ये भी कहा था कि देयर शैल बी 15% ऑफ दी लोकसभा जो कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना सकते हो। दैट इज वेरी बेसिक थिंग वी हैव स्टडीड इन पॉलिटी आल्सो। तो आपको 2-3 बातें यहाँ एंटी डिफेक्शन में याद रखनी है, विच आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो आपको इस चीज को माइंड में बैठा लेना है। देयर आर ओनली 3 स्लाइड्स आई विल अपडेट इन ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, आप इसको पढ़ लेना, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एंटी डिफेक्शन। ज्यादा दिमाग खर्च मत करना। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।